नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर और आज हम लोग यहां पर दो स्क्रैम्बलर बाइक की कंपैरिजन करने वाले हैं। जी हां, कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2026 ईएसडी स्क्रैम्बलर को विद 2026 ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X मॉडल के साथ। अब सीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 334, 350, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब फीचर भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आप लोगों को मिल जाएगा और यही डाउट भी क्रिएट होता है क्योंकि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, तो फिर खरीदना कौन सा सही होगा, यहाँ पर ईएसडी या फिर यहाँ पर ट्रायम्फ। और यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा आप लोगों को दोनों बाइक में क्या चीज़ें सिमिलर है, कितनी ये डिफरेंट है, इंक्लूडिंग फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, और साथ में राइड कंपैरिजन तो करेंगे ही, ताकि एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए ईएसडी की स्क्रैम्बलर सही रहेगी खरीदना या फिर यहाँ पर ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू गुप्ता एंड सन्स ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, राजारहाट एंड ओएसएल ट्रायम्फ केस्टोपुर कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर जावा ईएसडी बीएस या फिर अगर आप लोग ट्रायम्फ की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं शोरूम का, आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है या फिर जो सिमिलैरिटीज़ है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले अगर लुक एंड फील के बारे में बात करी जाए, देखिए कलर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, दोनों में ही चार कलर वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए वैसे तो दिखने में ईएसडी की स्क्रैम्बलर भी बड़ी लगती है और वो एक ट्रू स्क्रैम्बलर वाला फील अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइक में आपको मिलेगा, लेकिन बाजू बाजू क्योंकि खड़ी है तो मैं कहूँगा स्क्रैम्बलर 400X ट्रायम्फ की थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी आपको फील दे सकती है। प्राइस के बारे में जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा ईएसडी की ये जो स्क्रैम्बलर है ये आप लोगों को मोटा मोटा 50,000 रुपये तक आप लोग कम पे करेंगे यहाँ पर स्क्रैम्बलर 400X के मुकाबले ट्रायम्फ की। लेकिन अगर आप लोग ये स्क्रैम्बलर 400X मॉडल पर चले जाते हैं, वहाँ से अगर आप लोग ईएसडी यहाँ पर स्क्रैम्बलर पर आ रहे हैं अराउंड 80,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर कम पे करते हैं। क्यों, चलिए समझते हैं। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप, एलईडी टर्न इंडिकेटर, हजार्ड लैम्प का सेटअप, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं, विजिबल डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक है, यहाँ पर आप लोगों को यूएसडी मिल जाएगा, लेकिन दोनों में आप लोगों को 150 एम तक का ट्रैवल मिलता है। बाकी वहाँ पर ऊपर वाला जो मडगार्ड है वो आप लोगों को एक्सी में मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं इस मॉडल में ही मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग बेस मॉडल देख पा रहे हैं स्क्रैम्बलर ईएसडी की, टॉप मॉडल तक भी आप लोगों को सेम ही मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो ट्रेड पैटर्न है ऑफ रोड को सपोर्ट करते हुए दिखेगी, लेकिन ज़्यादा अगर मैं कहूँ ऑफ रोड फ्रेंडली अगर हो सकता है तो वो आप लोगों को यहाँ पर ये ईएसडी की स्क्रैम्बलर आप लोगों को बिल्कुल फील हो सकती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सेक्शन देख रहे हैं, 100/90 सेक्शन तक का टायर विथ 19 इंचेस ऑफ व्हील आप लोग को दोनों में मिलेगा। अगेन डिफरेंस है, यहाँ पर आप लोग को स्पोक व्हील ही मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग स्क्रैम्बलर 400X में आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को अलॉय व्हील मिल रहा है। बाकी ये ट्यूबलेस है, यहाँ पर ये आप लोग को ट्यूब टायर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप लोग देखते हैं एक्सी मॉडल में टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को स्पोक टायर मिल जाएगा और वहाँ पर स्पोक होते हुए भी आप लोग को ट्यूबलेस मिल जाता है। इसीलिए आप कह सकते हैं छोटी छोटी इन्हीं चीज़ों की वजह से वहाँ पर और भी 30,000 रुपये आप यहाँ पर 400X के मुकाबले ज़्यादा पे करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस का सेटअप, दोनों में ही यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। दोनों ही बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल, आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 320 एम तक का बड़ा से जो डिस्क है विद इस बाइब्रेक कैलिपर ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं अगेन 320 एम तक का आपको मिलेगा बाइब्रेक कैलिपर भी, लेकिन यहाँ पर ये आप लोगों को रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर टायर और ब्रेक देख रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं डिफरेंस, और इस बारे में आगे चलाते हुए हम लोग बात डेफिनेटली करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं क्रैश गार्ड वगैरह ये वहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी लगा हुआ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को अलग से ये खरीदना पड़ता है। इसके अलावा अगर इंजन के बारे में यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर ये नई जो कटार सीरीज़ की इंजन है ये आप लोगों को मिल रहा है, अल्फा नहीं है। यहाँ पर आप लोग को 334cc सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल फिल्टर्ड इंजन मिलता है। लिक्विड कूलिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेडिएटर का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब यहाँ पे पहले के मुकाबले हल्की सी आप लोगों को पावर टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, 30 PS तक का पावर, 30 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलेगा। कंपनी का कहना है कि 30 kmpl तक आप लोगों को माइलेज भी यहाँ पर बिल्कुल मिल जाना चाहिए। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को दोनों में मिलेगा, दोनों ही 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर इंजन भी मिल रहा है। बाकी अल्फा सीरीज़ में जैसा आप लोगों ने डुअल एग्जॉस्ट देखा था, यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर सिंगल ही आप लोगों को मिल रहा है। और इसकी जो आवाज़ है ये भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। ये था यहाँ पर स्क्रैम्बलर की आवाज़ ट्रायम्फ की, और अब मैं यहाँ पर ईएसडी की। अब मैं आप लोग यहाँ पर जो ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर है यहाँ पर आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, इसकी भी आवाज़ सुना दूँ।
से किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लगी है, नीचे आप लोग कमेंट पे लिख कर बताना प्लीज़, नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर जो इंजन है स्क्रैम्बलर 400X ट्रायम्फ की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अभी तो इंजन को घटा दिया गया है, यहाँ पर अभी आप लोगों को 349cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल DOHC फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। पावर टॉर्क डेफिनेटली ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोगों को 37 PS तक का पावर, 32 Nm तक का टॉर्क यहाँ पर मिलेगा। 7 PS पावर ज़्यादा, 2 Nm टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। अगेन कहूँगा 6 स्पीड गियर बॉक्स और आप कह सकते हैं जो स्लीपर एंड क्लच है दोनों में आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब इसकी जो रियर पोर्शन है इस बारे में बात करते हैं। दोनों में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मैं अगर कहूँ तो आप लोगों को ये जो ESD स्क्रैम्बलर की ये जो एक छोटी सी ही सही लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा क्लासिक आप कह सकते हैं जो लुक है वो आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टायर हगर आपको मिलेगा, जो चीज़ वहाँ पर नहीं, वहाँ पर बड़ा सा मडगार्ड आपको मिल रहा है और यहाँ पर छोटा सा मडगार्ड ऊपर, यहाँ पर आप लोगों को टायर हगर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन आप लोगों को यहाँ पर जो सेक्शन है वो तो सेम मिल जाएगा, दोनों में 140 है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पर 140 बाई आप लोगों को 80 सेक्शन तक का मिलेगा, यहाँ पर 140 बाई 70 सेक्शन तक का टायर आपको मिला है। लेकिन अगेन दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 17 इंचेस का जो आप कह सकते हैं जो व्हील है वो मिलेगा, वहाँ पर अलॉय है प्लस टॉप मॉडल में स्पोक है, मैंने ऑलरेडी कहा है। दोनों में ही आप लोगों को ट्यूबलेस मिलता है, यहाँ पर आप लोग को ट्यूब टायर मिल जाता है। इसके अलावा 240 तक का यहाँ पर आप लोग को डिस्क मिलेगा विद आप कह सकते हैं वाइब्रेक कैलिपर। यहाँ पर आप लोगों को 230 तक का जो डिस्क है अगेन आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेक कैलिपर के साथ ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सस्पेंशन तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को ये जो मोनोशा सस्पेंशन एडजस्टेबल वाला ये आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं क्योंकि टेलीस्कोपिक डुअल हाइड्रोलिक यहाँ पर USD के साथ मोनोशॉक डेफिनेटली एक डिफरेंस क्रिएट करती है सस्पेंशन की यहाँ पर प्ले में, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ तो हाइट में यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस मिल जाएगा। ये जो न्यू स्क्रैम्बलर है ESD की, यहाँ पर आप लोग को 813 तक का सीट हाइट मिलेगा, यहाँ पर 835 तक का सीट हाइट मिलेगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट 5'5", यहाँ पर एटलीस्ट 5'6" तक की अगर हाइट नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर बाइक को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर 12.5 लीटर तक का टैंक, यहाँ पर आप लोगों को 13 लीटर तक का टैंक मिल जाएगा और दोनों में ही आप लोग माइलेज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 30 km तक की जो एक्सपेक्टेशन है वो आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हल्की सी कम ही आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। सीसी यहाँ पर क्योंकि हल्की सी ज़्यादा है, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं आप कह सकते हैं यहाँ पर 200 तक की, यहाँ पर भी 190-95 तक की है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर दोनों में सिमिलर ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग वेट देखते हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। ये जो न्यू ESD स्क्रैम्बलर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर वेट आप लोगों को पहले के मुकाबले 8 किलोग्राम कम मिलता है, 174 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर जब आप लोग देख रहे हैं 185 किलोग्राम आप लोग को यहाँ पर मिलता है, मतलब 11 किलोग्राम यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पर जो हैंडल बार या फिर जो मीटर कंसोल इस बारे में बात करते हैं, दोनों ही काफ़ी चौड़ा हैंडल बार जो ये आपको मिल जाएगा। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट C टाइप नॉर्मल दोनों ही आप लोगों को मिल जाएगा। डिजिटल है, टॉगल करने के लिए सारे बटन्स, यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न, डुअल हॉर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। किल स्विच यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हज़ार्ड लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट मैंने आप लोग को सुना दिया है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ये दोनों में मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोग को डिजिटल तो मिलेगा लेकिन ब्लूटूथ दोनों में नहीं है। स्पीड ऑटो टैको गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर 3 आप लोग को राइड मोड मिल जाएगा, रेन, रोड एंड देन ऑफ रोड, ठीक है। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी दोनों में ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। अब यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं अगेन, यहाँ पर अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो काफ़ी चौड़ा ही आप लोगों को जो है यहाँ पर बिल्कुल फील दे देती है। इसके बारे में दोस्तों आगे चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, यहाँ पर टॉगल करने के लिए आई वाला बटन, यहाँ पर भी आप हेडलैम्प को टॉगल कर सकते हैं। टर्न सिग्नल और हॉर्न में कहूँगा वहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा लाउडर आपको फील हो रही थी। किल स्विच यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हज़ार्ड लैंप का भी स्विच यहाँ पर और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट ऑन यहाँ पर भी मैंने आपको सुना दिया। बाकी C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर नॉर्मल भी मिल रहा था। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग देखते हैं तो ये आप लोग को सेमी डिजिटल वाला जो चीज़ है ये आपको बिल्कुल मिलेगा। जो स्पीडोमीटर है ये आप लोग को यहाँ पर एनालॉग बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, फ्यूल गेज सेंसर, ये सारी चीज़ें जैसे वहाँ पर आपको मिल रहा था यहाँ पर भी मिलेगा। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मिरर के बारे में तो आप लोग देख सकते हैं दोनों में ही ये रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई गोल्ड मिरर जो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और अब मैं आप लोग को अगेन कह दूं दोनों में ही आप लोग को 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो भी आप लोग को मिल जाएगा, 1 डाउन 5 अप। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी साइड में पोर्शन देखते हैं तो दोनों में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फुटविक अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर अगर आप गियर रिवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर, या फिर अगर आप लोग ब्रेक रिवर की क्वालिटी देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग ESD की स्क्रैम्बलर यहाँ देख रहे हैं तो बेस मॉडल ये स्टार्ट होती है 2,44,000 के आसपास। मिड मॉडल में अगर आप लोग जाएंगे बस कलर में ही डिफरेंस आपको मिलता है। वहाँ पर आप लोग को येलो ही रेड कलर मिलेगा, वहाँ पर आप लोग मोटा मोटा 2.5 लाख रुपये के आसपास पे करते हैं। और जो टॉप मॉडल आप लोग देखते हैं आप कह सकते हैं ब्लू कलर, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2,55,000 आप पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 3,04,000 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर पे करें। लेकिन अगर आप लोग XC मॉडल में जाते हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा 30,000 रुपीज़ आप लोग वहाँ पर पे करते हैं,
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि दोनों बाइक में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर स्टैटिक में मिल के आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं राइड पर जाकर देखते हैं कि फिर दोनों में राइड करते वक्त आप लोगों को ओवरऑल डिफरेंस क्या फील हो सकता है। बाकी दोस्तों, अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू, आप कह सकते हैं यहाँ पर ESD स्क्रैमलर के साथ। बाकी सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं 813 mm तक का यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से यहाँ पर ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट फ्रंट फिटेड फुट पे ही आप लोगों को मिल रहा है। हैंडल बार जो है ये आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ऊँचा बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं। कंफर्ट अगर आप लोग देख रहे हैं सीट की तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ही आपको महसूस होगा। स्पेस आपके लिए सही है। पिलियंस के लिए स्पेस थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग टॉप रैक लगवा लेते हैं तो यहाँ पर पिलियन को भी काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मिल सकता है। तो ये जो इनिशियल था ये मैंने आप लोगों को बता दिया इनिशियल फील के बारे में। अब देखिए एक बात है, यहाँ पर माइल्स पर आवर आप लोगों को दिखावा मिल रहा है। तो करीबन 37 माइल्स जब आप जाते हैं तो वो 60 km/h के आसपास होती है। 62 माइल्स पर जब आप जाते हैं तो वो करीबन 100 किलोमीटर के आसपास आ जाती है, 100 km/h के आसपास, ठीक है। वो रेफरेंस पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग यहाँ पर समझने में ईजी हो जाए। बाकी मैं स्क्रीन पर आप लोगों को शो कर दूंगा कितनी माइल्स पर आवर कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओहो, गजब मजा देती है भाई ये बाइक। जब आप खींचते हैं ना, अलग ही मजा है इसको खींचने में। आप राइड कर रहे हो, पिलियन के साथ हो, इसको खींचने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब वो लैग वगैरह जो चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच है तो उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा ये देखिए 48 माइल्स पर आवर, ठीक है। 37 पर ही मैंने कहा था 60 के ऊपर चली जाती है, लेकिन ये 48 के आसपास मैंने इसको खींचा था तो करीबन 60-70 km/h के आसपास पर जाके मैंने थर्ड गियर से लेके सेकंड गियर पर लेके फट से मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया। रियर टायर हल्का से भी लॉक या फिर स्लिप नहीं हुई, काफ़ी स्मूथली यहाँ पर ये काम करती है। आप हाईवेज पर है, सामने आपकी कुछ आ गई, आप रैपिड गियर डाउन करके अगर आप स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, गियर डाउन करते से जैसे आप क्लच छोड़ते हैं रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होती है। स्लीपर क्लच क्योंकि है काफ़ी गजब काम कर रही है और हाई स्पीड पर आप लोगों की यहाँ पर जो सेफ्टी है डेफिनेटली यहाँ पर ये इंक्रीज करती है और अच्छी तरीके से काम भी कर रही है। बाकी स्लीपर क्लच है और ये जो क्लच आप देख रहे हैं ये आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड पर ही फील होगा। बाकी राइट साइड ले लेते हैं यहाँ पर। और मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं अप या फिर डाउन शिफ्टिंग, हल्का सा एफर्ट के साथ यहाँ पर अप भी डाउन शिफ्टिंग, अप या फिर डाउन शिफ्टिंग ये भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और क्योंकि बात यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग की कर रहे हैं तो चलिए इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स। मैंने पहले ही कहा ये माइल्स पर आवर पे है, मैं किलोमीटर्स पर आप लोगों को कन्वर्ट करके बता दूंगा। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स। Cross 60, crossed 100, and almost 120, 30 we have crossed. माइल्स पर आवर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो किलोमीटर्स पर आवर पे कन्वर्ट करने पे क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा स्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 120-130 km/h की स्पीड पर मैंने आप लोग यहाँ पर खींच कर बताया था, वहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम तो हुआ नहीं है। हाँ, अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं, स्मूथनेस से अगर बात करी जाए 75-80 km/h की स्पीड पर जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी देखिए एक वो वाइब तो आप लोगों को फील होता है। लेकिन ये भी वैसा नहीं है कि भाई ये वाइब्रेशन की वजह से ओहो उल्टे साइड से क्यों आ रहे महाशय, और वो भी BMW लेके, वाह भाई वाह। अब उल्टे साइड से आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। सो प्लीज इसको अवॉइड करिएगा। बाकी बैक टू द पॉइंट, जैसे मैं कह रहा था, देखिए स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसकी स्मूथनेस वगैरह देखते हैं 75-80 के बाद आपको एक हल्का सा वाइब फील होता है, लेकिन उस वजह से बाइक को खरीदेंगे नहीं ऐसा वाला फील आपको होगा नहीं। बाकी अगर आप लोग माइलेज देखते हैं 30 kmpl के आसपास आप लोगों को मिल जानी चाहिए। अब ये तो राइडिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन मोटा मोटी कंपनी जो क्लेम करती है वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, वैसे तो आप 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 100 तक भी अगर आप लोग रखकर चला रहे हैं, एक काफ़ी स्वीट स्पॉट आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं है। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो आप लोगों को जब आप लोग टॉप स्पीड पर चढ़ते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ क्योंकि देखिए अब ये लिक्विड कूल इंजन के साथ आ रही है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, इंजन भी बढ़िया, तो आप कह सकते हैं कि एक
कूलिंग कितना सही से करती है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग बिल्कुल ही फर्स्ट गियर पर हैं, 5-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला रहे हैं, तब जाके हल्का सा वो जो रेडिएटर का फैन है वो हल्का सा गर्म हवा दे सकती है। लेकिन वंस यू 30, 40, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, उसके बाद बहुत ज़्यादा आप लोगों को वो जो गर्म वाला फील है वो भी आप लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब वो आप कह सकते हैं इंजन हीटिंग वाला इशू बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर फील नहीं होना चाहिए। जो देखिए जो मुझे यहाँ पर फील हुआ वो मैंने आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचा दी है। और दोस्तों अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे YSD स्क्रैम्बलर को विद दिस न्यू 2026 ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X के साथ। बाकी पिछली जो आप लोगों ने गाड़ी देखी थी वो अलग है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से मैं आज इस यहाँ पर दूसरी गाड़ी लेकर आऊँ। बाकी सही भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो नकल है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं कहूँगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि देखने में थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी आपको लगेगी। बाकी सीट वहाँ पर 813 और यहाँ पर 835। सो आप जो थोड़ी सी ऊपर मतलब ऊंची सीट पर बैठ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। बाकी तबीयत थोड़ी खराब है, शायद मेरी सांस फूल रही है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो 835 mm की सीट हाइट, थोड़ी सी ऊंची सीट हाइट जो है ये आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आएगा। तो आपकी हाइट एटलीस्ट 5-6 तक होनी ज़रूरी है अगर आप लोग इस बाइक को आराम से राइड करना चाहते हैं तो। बाकी स्पेस की बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपकी स्पेस है फिर पिलियंस की स्पेस, मतलब पिलियन स्पेस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग इसको YSD स्क्रैम्बलर के मुकाबले अगर कंपेयर कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग सीट कंफर्ट देख रहे हैं वहाँ पर भी जो मैंने कहा था यहाँ पर भी वही कहूँगा, मतलब ये कंफर्टेबल है, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। बाकी एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं तो YSD स्क्रैम्बलर में थोड़ी सी और ज़्यादा ऊँची थी, यहाँ पर उतनी ऊँची नहीं है लेकिन यहाँ पर भी ऊँची है। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर अपराइट बैठे, लेकिन फिर अगेन डिफरेंस कहाँ है, वहाँ पर हैंडल बार चौड़ा था लेकिन ये हैंडल बार थोड़ी सी और ज़्यादा चौड़ी आपको फील होगी। तो देखिए अगर आप लोग सिटी राइड्स में चला रहे हैं ना तो अगर कॉम्पैक्ट हैंडल होता है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो आप लोगों के हिसाब मतलब इस हिसाब से आप लोग समझिए कि आप लोगों का पर्पस क्या है और उस हिसाब से आप लोग बाइक खरीदिएगा। और अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। ओहो साइड स्टैंड तो भाई लगाया हुआ है, फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर। देखिए इनिशियल स्पीड में मुझे एज सच बहुत ज़्यादा कोई जो फ़र्क है ट्रायम्फ की मतलब YSD की स्क्रैम्बलर और यहाँ पर ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बाकी हाँ अगर आप लोग टॉप स्पीड देखते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंस होगा। इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें स्लीपर क्लच मिलता है तो चलिए वो एक बार टेस्ट करते हैं। पहले इसको 80 तक ले चलेंगे और ये देखिए ले जाकर 3 से 2 और झट से मैंने यहाँ पर क्लच जो था उसको छोड़ दिया। आरपीएम तो मैं भयंकर यहाँ पर इंक्रीज हुई थी, लेकिन क्या आप लोगों को हल्का सा भी यहाँ पर रियर टायर लॉक या फिर स्लिप होते हुए दिखा है? नहीं। आप हाई स्पीड पर सामने कुछ आ गया, इंजन ब्रेकिंग करके अगर आप लोग रैपिड गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते ताकि आप स्पीड को ओवरऑल डाउन कर सके तो भी यहाँ पर आपकी रियर टायर लॉक या फिर स्लिप नहीं होते। जितनी अच्छी तरीके से वहाँ पर काम कर रही थी YSD स्क्रैम्बलर में, यहाँ पर भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल काम कर रही है। बाकी क्लच अगर आप लोग देखते हैं तो मैं कहूँगा देखिए मिड साइड पर यहाँ पर भी है, लेकिन YSD स्क्रैम्बलर में थोड़ी सी और सॉफ्टवेयर आप लोगों को फील होगी। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर गियर शिफ्टिंग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी चीज़ वही कहूँगा, स्मूथनेस यहाँ पर भी है, लेकिन YSD स्क्रैम्बलर में आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा वो जो सॉफ्ट वाली फील है वो आप लोगों को बिल्कुल फील हो सकती है। अब क्योंकि बात यहाँ पर हम लोग ये क्लच गियर के बारे में कर रहे हैं तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। We'll start the acceleration test with 3 horns already on first gear. Slow launch. Reached 100. 120 crossed. On 5th gear 130 crossed. Almost 140, 130, 637। देखिए दोस्तों पहली बात तो यह है कि इनिशियल में शायद आप लोगों को YSD स्क्रैम्बलर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप लोग टॉप स्पीड पर जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर टॉप स्पीड शायद आप लोगों को हल्की सी बेहतर मिल रही है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ तो देखिए दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सेक्शन का ही टायर आप लोगों को मिलेगा और चलाते वक्त भी दोनों में आप लोगों को एज सच बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। दोनों में स्टेबिलिटी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू तो मैं कहूँगा हाँ यहाँ पर इंजन देखिए इंजन हीटिंग यहाँ पर भी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि YSD स्क्रैम्बलर के मुकाबले यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ सकता है। अगेन मैं कंडीशन वही कहूँगा, अगर आप लोग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पर है और फर्स्ट या फिर सेकंड गियर में एकदम ही लो स्पीड पर चला रहे हैं तब
ठीक है, बाकी मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 140 चलाकर बताया है, लेकिन 100 तक अगर आप लोग रखेंगे तो एक यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया स्पीड जो वो देखने में मिलेगा। मतलब एक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप लोग समझ रहे हैं तो 100 पर चला के देखिए, मज़ा आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल आने वाला। लॉन्गेस्ट पर निकल रहे हैं 100 में आप लोग आराम से इसको खींच सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और माइलेज आप लोग यहाँ पर 25 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कही है। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में। देखिए मोटा मोटा इसको वही ले चलेंगे 60 के आसपास, और ये करीबन 70 पे ले जाके, ये देखिए मैंने फ्रंट ब्रेक यहाँ पर प्रेस करी है। 320 mm तक का फ्रंट पे आप लोगों को ब्रेक मिलता है, मतलब 47 माइल्स पर आवर था मोटा मोटी। ये आप कह सकते हैं 70-75 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड रही होगी। एक्जैक्टली स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने देख लो कि वहाँ पर जब मैंने ब्रेक करी 320 mm का ये जो ब्रेक है ना, देखिए मैं अगेन कहूँगा ये ऐसी बाइक है जहाँ पर अब हर कुछ करना चाहेंगे आप, सीरीज में चलाना चाहेंगे इस तरीके से, आप हाईवेज को एक्सप्लोर करेंगे, आप ऑफ रोड्स को एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो कहूँगा हर कंडीशन में अगर आप लोग देख रहे हैं एक ऐसा ब्रेकिंग मिलना चाहिए ताकि आप लोगों को हर कंडीशन में ये सूट करे। तो मैं उस हिसाब से कहना चाहूँगा ये ब्रेक जो है आप लोगों को डरा कर नहीं रोकती है, ठीक है, प्यार से रोक देती है, लेकिन जहाँ पर आप रोकना चाहते हैं वहाँ पर ये रोक भी देती है ताकि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा अगर आप लोग जिस कंडीशन में, जैसे मैं नॉर्मल चला रहा हूँ तो मैंने रोड कंडीशन पर रखी हुई है, अगर आप बारिश के मौसम पर चला रहे हैं तो रेन मोड पर डाल दीजिए, अगर आप लोग ऑफ रोड पर हैं तो ऑफ रोड मोड पर डाल दीजिए। मैं ऑलरेडी आप लोग को ऑफ रोड अभी बताऊंगा वीडियो में। तो जिस मोड, मतलब जिस कंडीशन में होता है उस मोड पर अगर आप लोग डाल के चलाते हैं ना तो अच्छी आप लोगों को परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलती है। अब रियर जो यहाँ पर ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट कर ले, मोटा मोटा वही मान के चलिए 65-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। रियर ब्रेक में देखिए मोटा मोटा 240 mm का आप लोगों को यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलता है, और मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, बहुत ज़्यादा मतलब वो रोक रही है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रखना हल्का सा स्पीड स्लो डाउन होती है, जैसे मैं अमूमन हर बाइक में कहता हूँ, तो वो फील आपको मिलेगा। लेकिन रियर में एबीएस मुझे ज़्यादा फील हुई है, फ्रंट में मुझे एबीएस उतना फील नहीं हो रहा। जैसे मैंने ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश करी, एक एबीएस की वो जो फील है, छोड़ी पकड़ी वाली फील, वो यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो रियर ब्रेक मैं कहूँगा यहाँ पर प्रोग्रेसिव नेचर की है। बाकी अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक के एक बार प्रेस करते हैं, मोटा मोटा 60 के ऊपर ले चलेंगे, और ये हम लोग 70 के ऊपर जाके रियर विथ फ्रंट, पीछे कोई था नहीं, तीनों ही बार देख के ब्रेक किया है। तो देखिए मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। पीछे कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको 70 से ऊपर ले चलेंगे, और ये 80 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। दो यहाँ पर 11 किलोग्राम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जितना अच्छी तरीके से वहाँ रोकती हुई आप लोगों को दिख रही थी यस स्क्रैम्बलर में, यहाँ पर भी आप लोगों को उतनी अच्छी तरीके से ये रोकती हुई नजर आती है। बाकी एबीएस मुझे वहाँ पर भी फील नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी फील हुआ नहीं है। बाकी दोनों ही बाइक में आप लोग को डुअल एबीएस मिल जाएगा। एक बार रियर भी चेक कर लेते हैं, ये भी मोटा मोटा 80 पे ले जाके, वहाँ पर 240 का था, यहाँ पर 230 का था। अगेन कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की है, जैसे मैंने वहाँ पर कहा था। रियर ब्रेक पे जैसे आप पैर रख रहे हैं हल्की सी स्पीड जो वो स्लो डाउन हो रही है, जैसे वहाँ मैंने कहा था यहाँ पर भी सेम है। बाकी वहाँ पर भी जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करा था, यहाँ पर भी जब मैं एक्सट्रीम प्रेस कर रहा हूँ तो हल्की सी वो जो एबीएस वाली फील है वो मुझे यहाँ पर भी मिला है। अब चलिए इसको, पीछे वैसे कोई है नहीं, रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को एक बार यूज़ करके देख ले, ये भी 80 पर ही। अगर ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में बताया जाए दोस्तों तो मैं कहूँगा देखिए एसडी भी बहुत बढ़िया है, नो डाउट इन दैट एट ऑल, पर शायद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर मिल सकती है ब्रेकिंग। 19-20 का फर्क मैं कहूँगा। मतलब बारी बार से चला के देखेंगे तब समझ में आएगा। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग मतलब अलग अलग चला रहे हैं फिर तो नहीं, लेकिन अगर 1 by 1 चला कर देखें तो शायद यहाँ पर आपको हल्की सी बेहतर फील हो सकती है। बात करते हैं सस्पेंशन की। देखिए मैं कहूँगा आप फ्रंट देख रहे हो, रियर देख रहे हो, इस ऑन द मिड साइड, इस तरीके से पक्के रास्तों पर चला रहे हो, हाईवेज पर चला रहे हो, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, छोटा मोटा कॉर्नरिंग हो, या फिर अगर आप लोग इसकी ये ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी देख रहे हैं, आपको काफ़ी गजब यहाँ पर मिल जाएगा 200 mm के साथ। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग गड्ढों पर जा रहे हैं, अगर आप लोग बाउंस पर से गुजर रहे हैं, वहाँ पर भी देखिए काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करती है। मतलब आपके कंधे या फिर मैं कह सकता हूँ आपके यहाँ पर जो कमर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा झटका नहीं देती है। अब अगर बहुत ज़्यादा गड्ढों पर गए, बहुत ज़्यादा बम पर गए, बात अलग है। नॉर्मल गड्ढों पर अगर नॉर्मल मतलब पॉटहोल्स पर से अगर आप लोग गुजर जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी कंधों या फिर कमर पे बहुत ज़्यादा झटका नहीं देती है। अब देखिए डेफिनेटली ऑफ रोड में चीज़ अलग होगा, वो भी मैं आपको बता दूं। बाकी अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी ऑफ रोड जो है वो भी समझ ले। ये देखिए शहर के अंदर जितना हो सके, ओहो ऑफ क्यों हो गई भाई, ये चलिए अब ये
थोड़ा सा ऑफ रोड। अब देखिए भले आपको शायद बहुत ज़्यादा समझ में ना हो, लेकिन हाँ ऊबड़ खबड़ तो भाई यहाँ पर है, ठीक है। और ऊबड़ खबड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर वो झटका वगैरह जो वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर ना इसको ऑफ रोड मोड पर ले लेते हैं ताकि बेटर परफॉर्मेंस मिल सके, ठीक है। ये अभी रोड मोड पर है, ये रेन मोड पर आ गई, और अब ये ऑफ रोड मोड पर, ये मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करा, ये देखिए अभी ये धीरे धीरे ऑफ रोड मोड पर आ चुका है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये देखिए अच्छा खासा यहाँ पर बालू वालू गिरा हुआ है, ठीक है। 10 इंटू 1.6 मतलब कुछ भी यहाँ पर स्पीड दिखा रही है इंटू 1.6 कर लीजिए, वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ जाती है। और इस तरीके से अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ब्रेक रियर का हाँ हल्का सा स्लिप अब देखिए होगा, ये पूरा पत्थर उत्थर गिरा हुआ यहाँ पर स्लिप होना अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे वो लाजमी है। बाकी फ्रंट वाला ब्रेक हाँ ये तो भाई सही रिस्पॉन्स दे रही है। एक बार घुमा लेते हैं बाइक को, यहाँ पर घुमाने में क्या सही लग रहा है आपको, एक बार वो भी देख ले। यहाँ से घुमाते हैं, आगे पीछे करने में कितना सही है। देखिए आज मिट्टी ढसा नहीं है, अगर मिट्टी ढस जाती है तो आगे पीछे करने में हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आज मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई है तो यहाँ पर आगे पीछे करने में भी प्रॉब्लम हुआ नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए ऊबड़ खबड़ तो है, यहाँ पर एकदम सपाट मिट्टी तो है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये जो रियर सस्पेंशन से झटका वगैरह लग रहा है वैसा भी नहीं है। फ्रंट सस्पेंशन इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अब देखिए मैंने रियर मतलब पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को इसके बारे में, और सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑफ रोड खोज पाना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मिल सका वो मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी है। मतलब आराम से आप ट्रैवल कर रहे हैं भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झटका वगैरह आपको फील हो नहीं रहा है। अब अगर आप प्रोलॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं फिर तो बात अलग है, लेकिन छोटा मोटा कभी अगर ऑफ रोड पैच वगैरह आ गया तो आप लोग आराम से टैकल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करिए, देखिए मैं कहूँगा रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है, स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ है। ब्लूटूथ क्या होना चाहिए था, देखिए मेरे हिसाब से कंसोल पुरानी तो नहीं दिखती, लेकिन अब ब्लूटूथ होने से और बेहतर होता। बाकी आप लोगों का क्या राय इस बारे में नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल तो कंपनी आपको ऑफर करती ही है, साथ ही यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट तो है। देखिए मैं कहूँगा काफी अपराइट राइडर पोजीशन है, काफी कंफर्टेबल सीट भी आपको मिल रहा है। सिटी राइड में अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए हैंडल बार थोड़ी ऊंची है। देखिए सिटी राइड में ना हैंडल बार अगर ऊंची होती तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन वंस यू आर हैबिचुएटेड, आपकी मसल मेमोरी में आ चुकी है, फिर तो बात अलग है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ स्पेशली अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर देख रहे हैं, ये जो आप ऊंची हैंडल बार आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, सीट कंफर्टेबल है, आप फ्रंट फिटेड फुटपैग आपको मिल रहा है, तो ये काफी आप कह सकते हैं एक बढ़िया राइडर पोजीशन जो वो आप लोगों को मिला ताकि आप लॉन्ग राइड्स पर लेकर इसको निकल सके। सिटी राइड आप कर सकते हैं क्योंकि माइलेज भी आपको 350 सीसी के हिसाब से काफी बढ़िया मिल रहा है, आप लॉन्ग राइड पर भी निकल जाइए। मैं तो कहता हूँ आप इसको ऑफ रोड पर भी लेके जाइए, क्योंकि ऑफ रोड का भी परफॉर्मेंस आप लोगों को इसकी काफी बढ़िया ही मिल रही है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। इनफैक्ट अगर आप पिलियन के साथ भी जा रहे हैं, अगेन मैं कहूंगा बस आप पीछे वो टॉप रैक लगवा लीजिए, ये और बेहतर पिलियन के हिसाब से, मतलब पिलियन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर वो जो आप कह सकते हैं यहाँ पर कंफर्ट है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में, जहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर सस्पेंशन देख रहे हो, स्टिफर है, और सेटअप से ही आप लोग को समझ में आता है। वहाँ पर टेलीस्कोपिक डुअल हाइड्रोलिक, यहाँ पर आप लोग को यूएसडी मोनोशॉक, सेटअप से आप लोग को समझ में आ रहा है। तो देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग वगैरह आप लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए ये जिस कैमरे में भी सही है, ऐसा बात नहीं कि वहाँ सही नहीं है, लेकिन ये जो मैंने कहा हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग वगैरह यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर मिल सकता है। लेकिन जब आप मतलब जैसे कि आप पॉट होल्स पर से या फिर अगर आप लोग बम्पर्स वैसे गुजर रहे हैं तो यहाँ पर झटका आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जिस कैमरे में महसूस नहीं हो रहा था, महसूस वहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा फील हो सकता है। बाकी अब बात क्योंकि यहाँ पर ये ऊबड़ खाबड़ पॉटहोल्स वगैरह की कर रहे हैं तो चलिए सिटी में बहुत ज़्यादा ढूंढ पाना तो मुश्किल है, आप कह सकते हैं यहाँ पर ऑफ रोड, लेकिन चलिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस कैमरा पे दिखाया था, यहाँ पर भी छोटी सी ऑफ रोड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी दोस्तों सेम प्लेस है जहाँ पर मैंने आप लोगों को एसडी की स्क्रैम्बलर ऑफ रोड एक्सपीरियंस बताया था, ठीक है। ब्रेक करें यहाँ पर, हाँ मोटा मोटा 20 पे ले जाके ब्रेक किया है फ्रंट ब्रेक, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो हुआ नहीं है। अब जो रियर ब्रेक है उसको भी एक बार प्रेस करते हैं, वही अराउंड हाँ हल्का सा स्लिप हुई है। ईएसडी में भी यही चीज़ देखने में मिल रहा था। अब सस्पेंशन का जो फील है, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए मैं क्लियर कह सकता हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों को स्टिफ तो यहाँ पर बिल्कुल महसूस हो रहा है, मतलब जब आप लोग ये गड्ढे वगैरह पर से गुजर रहे हैं तो हल्का सा ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को वो जो स्टिफनेस है सस्पेंशन में, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है।
अब वहाँ पर देखिए टेलीस्कोपिक और डुअल हाइड्रोलिक था। अब सेटअप से यहीं पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि स्टिफ तो मिलेगा, लेकिन हाँ वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ESD स्क्रैम्बलर में तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा झटका महसूस नहीं हो रहा था। अब झटका था वहाँ पर लेकिन बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है झटका। ठीक है, यहाँ पर से एक बार नीचे उतारते हैं, देख लेते हैं एक बार उतार कर कैसा फील होता है। ये देखिए सही है मेरे ख्याल से, तो मतलब ऑफ रोड एक्सपीरियंस आप लोगों को दोनों में बेहतर मिलेगा। लेकिन हाँ सेटअप वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं तो ESD स्क्रैम्बलर में थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल मिल रहा था। यहाँ पर झटका आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा फील हो सकता है। बाकी ब्रेकिंग एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक ही आप लोगों को मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों, मैं तो कहूँगा अगर आप लोग ओवरऑल फील देख रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ी सी और ऊंची बाइक पर बैठे हैं ये आपको फील होगा। अब देखिए एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, वैसे तो इसकी वेट हिसाब से 11 किलोग्राम ज़्यादा है, लेकिन वहाँ ESD स्क्रैम्बलर में थोड़ी सी जो आप ऊँची और आप वहाँ पर हैंडल बार पा रहे थे, तो शायद इस वजह से वहाँ पर ना आपको वो चीज़ भी भारी महसूस हो सकती है। ठीक है, भले यहाँ पर 11 किलोग्राम आपको यहाँ पर भले यहाँ पर ज़्यादा क्यों ना दिख रहा हो। ठीक है, तो ये एक जो वेट में फ़र्क है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू बिल्कुल निकाल कर दे रही है। स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी। बाकी वहाँ पर नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी था, यहाँ पर सिर्फ सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए सिटीज़ में अगर आप लोग चलाते हैं, मैं ऑलरेडी कहूँगा यहाँ पर और लंबी आप लोगों को हैंडल बार मिल रहा है। मसल मेमोरी बन चुकी है, हैबिचुएटेड हो चुके हैं, बात अलग है। लेकिन पहली बार अगर चला रहे हैं तो मैं कहूँगा ये जो लंबा हैंडल बार है सिटी राइड में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी दे सकती है पहले अगर आप लोग राइड कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप लोग हाईवेज पर निकल रहे हैं फिर तो इसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ मैंने आप लोगों को वहाँ पर ESD स्क्रैम्बलर के दौरान भी कहा था, उसको भी अगर आप लोग सिटी राइड में यूज़ कर रहे हैं, आप लोग हाईवेज पर लेके निकल रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बाइक है, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर मैं कहूँ ऑफ रोड कैपेबिलिटी तो वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में काफ़ी सही मिलने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए डिफरेंस क्या है ऑफ रोड में वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया था। अब चलते हैं कंक्लूजन पर जाके बात करेंगे कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। अब देखिए अगर आप प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी सही है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर आपकी बजट 2.5 लाख के आसपास है, क्योंकि प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, 2.5 लाख के आसपास अगर आपकी बजट है, आप एक ऐसा बाइक चाहते हैं जहाँ पर एक स्क्रैम्बलर की एक ट्रू लुक एंड फील के साथ वो परफॉर्मेंस भी आपको मिले, आप चाहते हैं सिटी राइड आप करने वाले हैं, आप यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पर निकलते हैं, आप ऑफ रोड्स पर निकल जाते हैं, आपको यहाँ पर अच्छा खासा इंजन में पावर चाहिए, माइलेज भी मोटा मोटा 30 kmpl के आसपास आपको चाहिए, वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आप चाहते हैं जैसे कि ये आप कह सकते हैं राइड मोड्स वगैरह, ताकि मतलब आप कोई सा भी कंडीशन पर चला रहे हो आपको परफॉर्मेंस 100% आप निकाल सके बाइक में से। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो ESD की स्क्रैम्बलर है ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रह सकता है, चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, मिडिल एज के हो, कोई सा भी एज के आप हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप 50,000 रुपये तक अपना बजट बढ़ा रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर स्क्रैम्बलर 400X पर भी आ रहे हैं ट्राइम की, तो ये भी बहुत बढ़िया बाइक है। क्यों मैं कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो यह है कि सीट अगर आप लोग देखते हैं कंफर्ट पिलियन के हिसाब से तो यहाँ पर थोड़ी सी और यहाँ पर बढ़ जाती है, थोड़ी सी और अगर आप लोग स्पोर्टी यहाँ पर हैंडलिंग चाहते हैं तो वो आप लोगों को USD और यहाँ पर मोनोशॉक के साथ मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को टॉप एंड वगैरह जो है थोड़ी सी और ज़्यादा स्मूथनेस के साथ मिले तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। प्लस एक वो आप कह सकते हैं जो एक प्रीमियम ब्रांड वाली वो जो एक इमेज है वो आप लोगों को ट्राइम के साथ यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही अपने आप में यहाँ पर काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, आवाज़ भी दोनों में आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आप लोगों को बिल्कुल फील होता है। अब देखिए दोनों बाइक में क्या है, क्या और अच्छी हो सकती थी, कितनी दोनों में चीज़ें सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है, सब कुछ मैंने आप लोगों को इन डेप्थ में यहाँ पर बता दिया है। बाकी अब आप लोग आफ्टर दिस को क्या समझ रहे हैं, आप यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर ESD खरीदना पसंद करेंगे या फिर ट्राइम, प्राइस के अकॉर्डिंग स्पेशली नीचे कमेंट पे लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।